सर मीटिंग्स आउट हो गए सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो मीटिंग चल रही है, बंद हो गया है। मैडम, मीटिंग से ऑटोमेटिकली आउट हो गए हैं। हाँ, हम लोग भी देख रहे हैं। सर, अभी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। जी सर को मैं सेंटर बना रही हूँ, अचानक से ये हुआ है। मैं कमेंट आया था कि द मीटिंग वाज गोइंग फॉर टू लॉन्ग। हाँ जी, आप लोग अटेंड कर चुके हैं। मैं सर को कॉल कर रही हूँ। देख हेलो जी सर, आप सर सर रीज्वाइन कर लीजिए सर, सब लोग हैं इसमें। हाँ जी सर, वो आपकी वाली वो चल रही थी स्लाइड, आप ज्वाइन करिए सर। स्लाइड चलाइए, फिर मैं आपको सर हम लोगों के साथ अभी जुड़ रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सब लोगों को? यस सर। सर आ रही है। ओके, मैं वहाँ पर था ना, वहाँ मैं मिस कर गया, वहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो बंद हो गया है। लो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर। ये एलिफेंट हमने कर लिया था क्या? सर वो ज्वेल जो अच्छा, फायर ज्वेल का भी। पता लगा लेता है, वो वहां तक चल रहे थे। अच्छा, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़े। यस सर। ओके। थैंक यू। अचानक वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो पता नहीं चल पाया बीच में। आगे बढ़ते हैं। ये जो ज्वेल बीटल है, ये फायर की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है, और कोई पाइन के ट्री में अगर आग लगी हुई है मीलों दूर, उसको डिटेक्ट कर लेता है। और सर स्लाइड शो नहीं कर रहा है स्क्रीन पर। सर आपकी वेट अ मिनट। ओके, दिख रहा है स्लाइड? यस सर। हाँ सर, भी ओके। ओके। तो ये जो ज्वेल बीटल है, हम सेंसस की बात कर रहे हैं, और सेंसस पे मैं आपके सामने जो प्रश्न रख रहा हूँ वो प्रश्न ये है कि सेंसस क्यों दी जाती हैं? हमारे पास जो सेंसस है उसका क्या इस्तेमाल है हमारे लिए? क्या उनका इस्तेमाल इसलिए दिया गया है हमको कि हम रियलिटी को देख सकें, या रियलिटी को समझ सकें हमारे आसपास की, और या फिर वो इसलिए दिया गया है कि हमें जो कार्य करने होते हैं उसका निष्पादन हम कर सकें सम्यक तरीके से। तो जैसे जूल बीटल है, इसको फायर को डिटेक्ट करने का पावर इसके पास है। बहुत मीलों दूर फायर डिटेक्ट कर लेगा, और उसके आधार पर ये अपना फूड गैदरिंग और मेटिंग प्रोसेस, और जो अंडे ये देते हैं उसका प्रोटेक्शन, ये सब कर पाता है। अब इसको जीवित रहने के लिए और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज बहुत जरूरी थी, नहीं तो इससे ये हो ना पाता। एक पर्टिकुलर तरीका इसको मिला हुआ है, एक सेंस मिली हुई है, जिस सेंस का इस्तेमाल करके वो अपना कार्य आगे बढ़ा पाता है। एट द सेम टाइम जूल बीटल को पूरी रियलिटी का वो पहलू नहीं दिखाया जा रहा है जो ह्यूमन बीइंग को दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जिस तरह की दुनिया देखते हैं अपने आसपास,
जिस तरह की दुनिया को हम महसूस करते हैं अपने आसपास, उस तरह की दुनिया जूल बीटल नहीं देखता। फॉर दैट मैटर जितने भी एनिमल्स हैं एग्जिस्टेंस में, और मैंने गूगल किया था तो मैंने पाया कि वहाँ पे लिखा हुआ है कितनी प्रजातियां हैं। मैंने गूगल किया तो वहाँ पे आ रहा था कि करीब करीब 8.5 मिलियन प्रजातियां हैं एनिमल्स की इस पूरे दुनिया में। आप भी गूगल करें तो आप देख पाएंगे, नंबर आता है। हालांकि थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि शायद हमारे यहाँ जो पुराने एंशिएंट बुक्स हैं उसमें भी 84 लाख योनियों की बात की गई है। तो जो एनिमल किंगडम में जितनी टोटल स्पीसीज हैं उसका नंबर जो आजकल साइंस बता रही है और जो पहले से हमारी किताबों में लिखा हुआ हमने देखा है, उसमें भी एक मैच नजर आ रहा है। अब जितनी भी एनिमल स्पीसीज हैं सबके पास सेंसेस है, लेकिन सबके पास एक जैसी सेंसेस नहीं है, सबके पास एक सेंसिटिविटी की सेंसेस नहीं है, सबके पास एक ही इंटेंसिटी की भी सेंसेस नहीं है। यानी सबको जो सेंसेस दी गई हैं वो एक अलग पैकेज दिया गया है। सबका पैकेज अलग है। हर एनिमल किंगडम के एनिमल के पास जो सेंसेस का पैकेज दिया गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हर एक का पैकेज एक अलग पैकेज है। और उस पैकेज में जो चीजें दी भी गई हैं उनकी इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी भी अलग है, और हो सकता है कुछ हद तक उनका नेचर भी अलग है। आते हम लोग केव फिश पे। केव फिश जो है ये हियरिंग की सेंस है इसके अंदर। ये 1 किलोहर्ट्ज से भी कमजोर आवाज को आराम से सुन सकता है और उसको डिटेक्ट कर सकता है, और एक बार सुन ले तो उसको पहचान लेता है। तो ये सुन के पहचान के अपने प्रे को अटैक कर लेता है और प्रे को अपने आइडेंटिफाई कर लेता है। अननेसेसरी नॉइज को फिल्टर आउट कर लेता है ये। तो कभी अननेसेसरी साउंड्स को जब आप फिल्टर आउट करते हैं तो रियल साउंड और अच्छी नजर आती है, सुनाई पड़ती है। ये केव फिश के अंदर एक ये कैपेबिलिटी है। उसके बाद बीज हैं। मधुमक्खियां तो हम लोग जानते हैं जिस तरह से पराग वगैरह पैदा कर लेती हैं, पराग से हनी बना लेती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काबिलियत है कि ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेती हैं। और यही नहीं, ये एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घूम रही हैं वो भी डिटेक्ट कर लेती हैं। और उससे फायदा क्या होता है कि अगर थंडर स्टॉर्म आने वाला है तो उसको बड़े एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेती हैं। थंडर स्टॉर्म आने की सूचना सबसे पहले बी डिटेक्ट करती है, मधुमक्खी। और ये जो एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी है, इसके वजह से ये डिटरमिन कर लेती है कि कब कोई स्टॉर्म आ रहा है, या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने में भी इसका इस्तेमाल करती है वो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डिटेक्शन को। तो ये एक अद्भुत काबिलियत है जो कि बीज के पास है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और स्पाइडर का टच वाला जो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, और इसके बहुत सारे बाल होते हैं, मैसिव नंबर ऑफ हेयर्स। उसके पैरों पे बहुत सारे बाल होते हैं, और जिससे वो कोई भी वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है। जो कोई भी एनिमल या ऑब्जेक्ट कोई वाइब्रेशन कर रहा है तो बाल इतने सेंसिटिव हैं कि वो उसको वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है वो, और उसकी वजह से अपने प्रे को आराम से वो हंट कर पाता है।
ये है मैंटिस श्रिम्प, एक तरह का श्रिम्प है। श्रिम्प जैसे आपने सी में रहने वाला जानवर जो होता है, देख पा रहे होंगे आप। श्रिम्प को लोग कुछ खाने वाली चीज भी, मतलब कई लोग खाते भी, जो सी फूड खाते हैं वो लोग श्रिम्प खाना पसंद करते हैं। तो ये जो श्रिम्प है, इसके पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम है, और पूरे एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम श्रिम्प के पास ही है। 16 टाइप के इसके पास फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी लाइट को डिटेक्ट करने के 16 टाइप के इसके पास रिसेप्टर्स हैं, जो कि विजिबल लाइट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और खासतौर पे ये ऐसा जानवर है जो कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट को भी डिटेक्ट कर लेता है। और ये जो है एक लाइट की डेप्थ को एक आंख से डिटेक्ट कर लेता है, जबकि ये दूसरी आंख को ये मूव कर रहा होता है, यानी एक आंख का काम अलग कर सकता है जबकि दूसरी आंख जो है अलग काम कर रही हो सकती है। तो इस सेंस में इसके पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम है। साइंस में अगर आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये मैंटिस श्रिम्प इतना कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम का किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो सेंसेस हैं वो हमारी ह्यूमन बींग्स के पास कुछ मामलों में कितनी लिमिटेड है। मैंने ईगल का भी जिक्र आपसे किया कि वो देखने की शक्ति बड़ी सुपर्ब रखता है। चील बड़े ऊंचे से देख के अपने प्रे को नीचे आके अटैक कर लेता है। हम लोग उतने ऊपर उड़ रहे हो तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि नीचे क्या हो रहा है। तो एक प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि हमारे जो सेंसेस हैं ये क्या परिपक्व हैं, क्या इनमें पूरी परिपक्वता है हमें रियलिटी को दिखाने की। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर किसी दूसरे जानवर में वही सेंस थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो हमसे ज्यादा अच्छा परसीव कर पा रहा है उस रियलिटी को। तो हमको ये समझना इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो रहा है कि हमारी जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो सेंसेस से प्राप्त हो रही है, या इंद्रियों से, जिनको हम कहते हैं इंद्रियों से जो हमको प्राप्त हो रही है, वो हो सकता है काफी लिमिटेड हो। जो रियलिटी है उसको पूरी तरह से हमको दिखा ना पा रही हो, या पूरी तरह से दिखाने में सक्षम ना हो, जबकि किसी दूसरे जानवर होते हैं वो शायद हमसे बेहतर उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक ह्यूमन आंख की बात करें तो ह्यूमन आंख कैसे काम करती है, इस पे अगर हम थोड़ा विचार करें तो देखिए, होता ये है कि हम जो कहते हैं कि हमने कोई चीज देखी, तो वो देखने की प्रक्रिया कैसे हमारी सॉल्व होती है, इसके बारे में फिजिक्स ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं। और कैसे बन रही हैं? सूरज में बन रही हैं, और भी दूसरे सितारे हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो रही हैं, क्योंकि एनर्जी किसी न किसी रूप में बढ़ती है, घटती है यूनिवर्स में। और जब एनर्जी बढ़ती है या घटती है तो माइक्रो लेवल पे जो न्यूक्लियस के अंदर शक्ति है वो रिलीज होती है। न्यूक्लियस का मतलब एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि जो एटम के अंदर शक्ति है वो उसके न्यूक्लियस में बंधी होती है, और जब हम एटम बॉम्ब वगैरह बनाते हैं तो उसी शक्ति को हम लोग रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने देखा है कि एक छोटे से एक न्यूक्लियस से भी महान शक्ति पैदा हो जाती है। एक दो एटम से ही आप इतनी शक्ति पैदा कर सकते हैं, कई बिलियन टनों विद्युत वाली शक्ति आप पैदा कर सकते हैं।
वो शक्ति क्यों पैदा हो जाती है? वो शक्ति इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि वो अंदर उसके ट्रैप्ड है ऑलरेडी। यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं या जो जो भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो उस शक्ति से बंधे हुए हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो इस प्रकार का मूवमेंट होता है जिससे वो शक्ति रिलीज हो सकती है, जिसका नाम फिशन और फ्यूजन दिया गया है फिजिक्स में। फिशन मतलब तोड़ देना और फ्यूजन मतलब जुड़ा मिला देना। तो सूर्य में जो घटनाएं घट रही हैं वो फ्यूजन की घटनाएं ज्यादा घट रही हैं, और उससे ये जो न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी है ये रिलीज हो रही है, और इतनी ज्यादा रिलीज होती है ये शक्ति कि पूरे यूनिवर्स में प्रसारित हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स के अनुसार इस शक्ति के प्रसारित होने के लिए कोई माध्यम की उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर हवा होगी तभी वो शक्ति ट्रांसमिट हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है। सूर्य से लाइट निकलती है, सूर्य से रे निकलती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, 8 मिनट में वो आपके पास पहुंच जाती है। इट टेक्स 8 minutes for the electromagnetic wave which started from the sun to reach us, क्योंकि वो आ रही है लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करें तो सूरज का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। 8 मिनट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें लाइट की स्पीड से तो आपको मिल जाएगा कि सूरज का डिस्टेंस कितना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सूरज से निकल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है पृथ्वी पे जहां पर हम लोग हैं, और हमारे बॉडी में है, हमें आंख प्रदान की हुई है सेंसेस के रूप में आई है। आई इज अ टूल, इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जिसमें से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होती है। कैसे पास होती है? आप कहीं भी देख रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकरा रही है, फिर आपकी आंखों के अंदर जा रही है। अब जब आपकी आंखों के अंदर वो जाती है तो वहां से वो ब्रेन में भेज दी जाती है। शायद मैं जो बात कह रहा हूँ लोग उससे एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि यही हमें फिजिक्स की किताबें बताती हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, मैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ जिसको हम लाइट कहते हैं। वो जब वहां से यहाँ आ रही होती है वो कोई लाइट के रूप में हमें दिखाई नहीं पड़ती कि लाइट के रूप में आ रही है। भाई हमें तो दिखाई तब पड़ेगी ना जब हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी के अंदर वो जाएगी। तो जब वहां से सूरज से आई उसके बाद वो हमारे ब्रेन में गई आंख से होते हुए। आंख से होते हुए जब ब्रेन में गई तो ब्रेन के पास एक विलक्षण क्षमता है, या हमारे बॉडी सिस्टम के पास एक विलक्षण क्षमता है, जो कि ब्रेन के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे कुछ भी हो रहा है वहां पे, और उससे हमको एक लाइट का सेंसेशन मिल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमने कुछ लाइट जैसी कोई चीज देखी। अब ये जो लाइट का जो हमको मिल रहा है सेंसेशन, ये कैसे मिल रहा है हमको? क्या ये ब्रेन पैदा कर रहा है, या ये सेंसेशन उस लाइट में ही था जो आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में था? और ये सेंसेशन जब पैदा हो रहा है तो क्या ये ब्रेन के अंदर पैदा हो रहा है, या क्या ब्रेन के अंदर कोई स्क्रीन लगा है कि जहां पर प्रदर्शित हो रहा है वो लाइट वाला जो फीलिंग है, या फिर वो कहाँ पैदा हो रहा है? और एक लाइट वाली फीलिंग ही क्यों पैदा हो रही है पर्टिकुलरली? शायद आपने कभी इस बात पे गौर किया हो। तो मैं इसमें आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और वो हमारी आंख में गई, आंख से हमारे ब्रेन में गई,
हमने देखा है कि ब्रेन तक तो जा रहे हैं, वहां पे कनेक्शन बना हुआ है आंखों का। आंखों के पीछे जो रेटिना है, रेटिना से जो रिसेप्टर्स हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स, वो ब्रेन में लेके जा रहे हैं उस इंप्रेशन को जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने आंख के पर्दे पर पैदा किया था। ठीक जब वो ब्रेन पे जाएगा तब लाइट का इंप्रेशन पैदा हो रहा है। अगर ब्रेन ना होता तो लाइट का इंप्रेशन ना पैदा होता। तो क्या कोई ये बता सकता है मुझे कि ये जो इंप्रेशन पैदा हो रहा है ये कहाँ पे पैदा हो रहा है? कोई स्क्रीन लगा है क्या ब्रेन पे जहां पर वो इंप्रेशन पैदा हो रहा है? या ये इंप्रेशन जो है कुछ केमिकल्स के, जो ब्रेन में केमिकल्स हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि इस तरह का इंप्रेशन पैदा हो रहा है लाइट का? या वो जो लाइट के अलावा भी कोई इंप्रेशन पैदा हो सकता था उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से? क्या आप लोगों ने सोचा कभी इस विषय पे? क्या इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम देखते कैसे हैं और उस देखने का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति है जो ये जानता है कि जो लाइट है वो हमारे दिमाग के अंदर पैदा हो रही है? वो लाइट हमारे दिमाग के बाहर नहीं है। वो लाइट के सेंसेशन को पैदा करने का काम ब्रेन के अंदर हो रहा है। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं मेरी? कि जो सेंस है लाइट का वो हमारे बॉडी के अंदर है, उसकी उत्पत्ति हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। यानी मेरा ब्रेन जिस प्रकार से डिजाइंड है तो वो लाइट के इंप्रेशन को पैदा कर रहा है। अगर मेरा ब्रेन दूसरे तरह से डिजाइंड होता तो हो सकता है कि लाइट की जगह साउंड पैदा कर देता उसी से, या कोई सूंघ पैदा कर देता, या कोई और इंप्रेशन पैदा कर सकता था। लेकिन चूंकि ब्रेन इस प्रकार से डिजाइंड है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो वो मुझे लाइट की फीलिंग देगा। इस वजह से मुझे लाइट दिखाई पड़ती है। मैं कहता हूँ सूरज में लाइट है, मैं कहता हूँ लाइट है चारों तरफ मेरे, लाइट है। लाइट है नहीं, लाइट मैं खुद पैदा कर रहा हूं, मेरे अंदर पैदा हो रही है। लाइट जो पैदा हो रही है वो बाहर के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में पैदा हो रही है लाइट मेरे बॉडी से, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उस लाइट को पैदा करते हैं। तो क्या आप मेरी इस बात से तवज्जो रख रहे हैं कि ये जो लाइट की फीलिंग है ये मेरे अंदर पैदा हो रही है, मेरे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो रही है ये फीलिंग? इट इज बीइंग क्रिएटेड। Anybody would like to respond to this? यस सर। सर जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब भी जैसे अपने खुली आंखों से सन को देखा, फिर अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो भी आपके मेंटल प्लेन पे एक इमेज सन का होता है। यानी कि डेफिनेटली आपके अंदर वो चीज है आपके मेंटल प्लेन पे कहीं ना कहीं, जिससे कि आप उस इमेज को रिक्रिएट कर लेते हैं और उसको फील करते हैं, सेंस करते हैं। तो एक्चुअली ब्रेन इज नॉट द एक्चुअल सीयर। आपके अंदर का जो ट्रू कॉन्शियसनेस है वो उस चीज को परसीव करता है, एक्सपीरियंस करता है। इस कारण आप हर एक एक्सटर्नल वर्ल्ड को उसके थ्रू ही एक्सपीरियंस करके और सेंस करते हैं, भले ही आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो या नहीं हो। तो अगर आप ब्रेन में वो जाता, वो जो इम्प्रेशन है ब्रेन में जाता, सबसे पहले ब्रेन में जाना जरूरी है ना, उसके बाद ही तो इम्प्रेशन क्रिएट होता है। जी सर, जी सर, ब्रेन में जाना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन में जाने के बाद कुछ एक्टिविटी ब्रेन के अंदर वहां हो रही है, जिसके बाद एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है लाइट का, लाइट वाला इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। जी सर। तो क्या हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि
अगर वो कुछ दूसरे ढंग से डिवाइस होता तो लाइट की जगह कोई और इम्प्रेशन भी बन सकता था उससे, जैसे साउंड का इम्प्रेशन या सूंग का इम्प्रेशन या पेन का इम्प्रेशन भी बन सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा इम्प्रेशन बनता बेस्ड अपॉन हाउ इट वाज मेड। तो जो इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है उसका इस बात से लेना देना नहीं है कि बाहर लाइट है कि नहीं है या सूरज में लाइट है कि नहीं है। जी आप नहीं कह सर, सकते हैं लेना देना तो है सर। एनर्जी आई, ठीक है, बाहर से एक तरह की एनर्जी आई, एक वेव के रूप में आई, आप ये कह सकते हैं कि वेव के रूप में एक एनर्जी आई। उसके बाद वो लाइट कैसे बन गई? तो अगर हम इस बात पे सोचें कि ये लाइट क्यों बन रही है, तो हम ये सोचते हैं भी ब्रेन में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। अब ये जो भी लाइट बन रही है, ये वहां पर कोई पर्दा तो लगा नहीं ब्रेन के अंदर कि जहां पे बन रही हो, कि जहां से उसकी फोटो भी खींची जा सके, ये लीजिए ये पर्दा है और इस पर ये क्रिएट हो गया लाइट। तो जो लाइट का एहसास हो रहा है, वो एहसास किसको हो रहा है? ब्रेन को हो रहा है या किसी और चीज को हो रहा है? सर ब्रेन के अंदर जो सर लाइट को रिसीव करने वाले सेंस ऑर्गन सब होते हैं, उनको वो रिसीव कर रहा है, वो हमें आईज को दे रहा है, तब हमें सर ये महसूस हो रहा है सर ये। नहीं, आइस को वापस थोड़ी ना दे रहा है वो नहीं, ऐसा, आईज को तो मिल रहा है। आइस को तो बाहर से आ रहा है और आइस मिला भेज सर। रही है ब्रेन के पास। जी सर। उसके बाद ब्रेन अपना काम कर रहा है, उसके बाद जो इम्प्रेशन मिल रहा है वो आपको लग रहा है कि मुझे मिल रहा है ये इम्प्रेशन। ऐसे आप कहते हैं ना, मैंने लाइट देखी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे तो वो जो इम्प्रेशन अल्टीमेटली मिल रहा है, वो मेरा एक प्रपोजल है कि वो कॉन्शियसनेस के पटल पे आपको मिल रहा है। यस सर। कि आप जो प्योर कॉन्शियसनेस हैं, उसके पटल पर ये इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। यस सर। उसके पर कॉन्शियसनेस के पर्दे पे जो लाइफ फोर्स आपके अंदर है, वो कॉन्शियसनेस के रूप में आपके अंदर है और उसके पर्दे पे ये इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह के इम्प्रेशंस क्रिएट होते हैं कान के द्वारा भी। अब जैसे कान के केस में क्या होता है, सामने वाले ने कुछ बोला, तो क्या हुआ कि एक प्रेशर क्रिएट हुआ हवा में। अगर हवा नहीं होगी तो उसकी बात आप नहीं सुन सकते, पहली बात तो। जैसे मान लीजिए कि मैं स्पेस में हूँ, आप भी स्पेस में हैं और हम लोग एक दूसरे से 3 मीटर पे हैं, तो आप जो भी बोलेंगे मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि बीच में हवा ही नहीं है ना स्पेस में। सुनने के लिए या सुनने के इंप्रेशन के लिए जो कान के थ्रू क्रिएट होता है, प्रेशर आना चाहिए, प्रेशर वेव। और ये प्रेशर वेव पैदा होती है हवा में। जब कोई बोलता है तो प्रेशर वेव क्रिएट होती है और वो हमारे कान में आती है। कान क्या करता है, उसको ब्रेन के पास भेज देता है। लेकिन इस बार क्या है कि ये लाइट नहीं पैदा हो रही है, इस बार साउंड का इंप्रेशन है। तो जिस तरह से लाइट एक इंप्रेशन है, उसी तरह से साउंड भी एक इंप्रेशन है जो आपके कॉन्शियसनेस के पटल पे पैदा हो रहा है। एक साउंड की फीलिंग आपको आ रही है। ये सारी फीलिंग्स हैं, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स हैं जो कॉन्शियसनेस के पटल पे पैदा हो रही हैं। ठीक, तो अब इसी तरह से अगर मैं थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि जो टच वाली फीलिंग भी इसी तरह से पैदा होती है। किसी ने आपको टच किया और वो जो जितने आपके न्यूरॉन्स हैं उसको ब्रेन तक भेज देते हैं और उसके बाद ब्रेन उससे टच वाली फीलिंग को पैदा कर देता है। तो हमारे सेंसेस ब्रेन में इंप्रेशन को भेज रहे हैं और उन इंप्रेशनों से एक फीलिंग पैदा हो रही है। जो फीलिंग पैदा हो रही है वो हमारे कॉन्शियसनेस के पटल पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप देखिए, अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है सूरज से,
वो सर्टन रेंज की ना हो या उस रेंज के पार हो। जैसे मान लीजिए ये 380 से लेकर 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ के रेंज के पार की अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो उसका वो भले ही हमारे आंखों के थ्रू पार हो जाएगी, लेकिन वो ब्रेन तक नहीं जा पाएगी और उससे कोई भी इंप्रेशन लाइट का क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग सब एग्री करते हैं इस बात से कि ह्यूमन आई कैन ओनली रिकॉग्नाइज दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are between 380 and 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य से केवल इसी रेंज में क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सूर्य से जो क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो तो इन्फिनिट रेंज में क्रिएट हो रही है, 380 से बहुत कम रेंज में भी है और 700 नैनोमीटर से बहुत ज्यादा रेंज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो रही हैं और क्रिएट होके हमारे तक आ भी रही हैं, लेकिन उसका हम पे कोई असर नहीं है। हम उन मामलों में अंधे हैं। वो वेव्स हमारे आंख पर कोई इंप्रेशन नहीं क्रिएट करती। हमारे आंख पे तो केवल वही वेव इंप्रेशन क्रिएट कर रही है जो 380 से लेकर 700 नैनोमीटर के रेंज में आती है। नथिंग बियॉन्ड दैट एट ऑल, नथिंग बिलो दैट, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो अगर हमें कोई चीज देखनी है तो वो, अगर हमें लाइट का इंप्रेशन हमारे अंदर क्रिएट होना है, हमारी आंख के अंदर, हमारे पटल पे क्रिएट होना है, तो वो उसके लिए जो वेव आ रही है वो 380 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच वाली ही वेव हो सकती है और नहीं हो सकता। तो यानी कि हम बहुत ही लिमिटेड, हमको एक फैकल्टी मिली हुई है। यानी वो कहते हैं कि 380 से 700 के बीच में होगी भैया, तुम उसी में देखो जो देखना है और उसी से तुमको एक इंप्रेशन क्रिएट कर देंगे और उससे काम चलाओ आप अपने जीवन का। बाकी हम आपको 380 से नीचे की जितनी आ रही हैं या 700 से ऊपर की जितनी आ रही हैं, उसके प्रति हमने आपको अंधा बना रखा है, क्योंकि हमारा जो आंख का सिस्टम है रिस्पॉन्ड ही नहीं करता उस पे। मान लीजिए कि कोई अंधा बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि वो दिव्यांग है, हम कहते हैं वो देख नहीं सकता। अरे हम कौन सा कुछ बहुत कुछ देख पा रहे हैं, हम भी 380 से 700 नैनोमीटर के बीच का ही इंप्रेशन पा रहे हैं। और वो जो इंप्रेशन बन रहा है वो भी लाइट टाइप का इंप्रेशन है, वो डिपेंड कर रहा है कि मेरा ब्रेन किस प्रकार का है, उस पर आधारित होकर बन रहा है। वही वेवलेंथ आप भेज देंगे किसी स्पाइडर को तो उसी तरह का इंप्रेशन क्या स्पाइडर के मन में भी, स्पाइडर के पटल पे भी पैदा हो रहा होगा? क्या आप में से कोई इस बात पे रिस्पॉन्ड कर सकता है कि जिस तरह की दुनिया हम लोगों को दिखती है एज ह्यूमन बींग्स, तो क्या उसी तरह की दुनिया एक कुत्ते को भी दिखती होगी या स्पाइडर को भी दिखती होगी सेम? क्या कोई इस बात से कहना चाहेगा? या हम ये कह सकते हैं कि हर एनिमल को अलग दुनिया दिखती है? मतलब नॉर्मली हम जैसे अपने कुत्ते को टहला रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही कुत्ता देख रहा होगा। एग्जैक्टली उसके सामने भी उसी तरह की पिक्चर होगी जैसे कि हमारी आंखों के सामने है। इसी प्रकार से बीज की आंखों के सामने भी वही होगी, स्पाइडर की आंखों के सामने भी वही होगी। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या बिल्ली भी वही देखती है जो हम देखते हैं? क्या कुत्ता बिल्ली जितने भी जानवर हैं वही देखते हैं जो हम देखते हैं या फर्क है? अव्वल तो ये 380 से 700 नैनोमीटर वाली जो रेंज है ये केवल ह्यूमन बींग्स के लिए, लेट मी टेल यू। सभी जानवरों के पास जो देखने की शक्ति है वो अलग है, उनकी रेंज अलग है। जो इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है उनके आंखों के अंदर लाइट का, वो इंप्रेशन अलग है। और शायद हम लोग कुछ इंप्रेशंस को तो जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम जब तक खुद नहीं बनेंगे कैट या खुद डॉग नहीं बनेंगे तब तक हम जान ही नहीं सकते कि उसको क्या इंप्रेशन मिल रहा है।
एट द मोस्ट हम ये कह सकते हैं उसको डिफरेंट मिल रहा होगा। क्या हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं क्या कि सबकी आंखें एक ही चीज दिखा रही हैं सभी जानवरों को? अगर एक जैसी चीज सभी जानवरों नहीं देख पा रहे हैं तो क्या रियलिटी एक जैसी है सबके लिए? क्या एग्जिस्टेंस एक जैसा है सबके लिए कि सबका एग्जिस्टेंस अलग अलग है? मेरे लिए जो दुनिया है वो अलग है, एक जानवर के लिए दुनिया अलग है। अगर ह्यूमन बींग्स के बीच में भी ले लिया जाए तो ह्यूमन बींग्स में भी वेरिएशंस हैं, हालांकि वो उतने हो सकता है उतने कारगर वेरिएशन ना हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियलिटी जो है वो अलग अलग ढंग से हर एक एनिमल को प्रतीत हो रही है। हर योनि को रियलिटी अलग अलग ढंग से प्रतीत होती है। अगर 84 लाख योनियां हैं तो हर एक का जो एग्जिस्टेंस है एक अलग एग्जिस्टेंस है, हर एक की रियलिटी एक अलग रियलिटी है। तो चूंकि कुछ मामले में तो हम लोग एज ह्यूमन बींग्स भी कमजोर फैकल्टी रखते हैं सेंसेस की, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम जो देख रहे हैं या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या वो एकदम सही है? क्या वो रियलिटी का सही स्वरूप है जो हमको समझ में आ रहा है? हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रिस्पॉन्ड करता है। उसके पार की कोई भी फ्रीक्वेंसी भेज दीजिए उसमें इट इज डेफ। 20 से नीचे की भेज दीजिए इट इज डेफ। 20,000 से ऊपर की भेज दीजिए इट इज डेफ। इवन ह्यूमन ईयर या ह्यूमन आई जो उसको काबिलियत दी गई है वो 0.0000% की भी नहीं है ओवरऑल जो दी जा सकती थी। यानी अगर 100% एग्जिस्टेंस है, हेलो, तो 100% अगर एग्जिस्टेंस है तो 100% के मुकाबले में 0.00001% भी हमें काबिलियत नहीं दी गई है देखने की, सुनने की या महसूस करने की या सूंघने की भी। तो क्या हम कह सकते हैं कि इतनी छोटी सी इतनी लिमिटेड काबिलियत पे हम अपने आप को कोई बहुत बड़ा समझ सकते हैं कि हमने बड़ा एग्जिस्टेंस को देख लिया या एग्जिस्टेंस को हम समझ गए, अब हमको समझने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो भैया आंख है, कान है, नाक है और ये 5 चीजें हैं, हो गया काम खत्म हमारा, इसके बियॉन्ड हमको कुछ चाहिए नहीं रियलिटी को समझने के लिए? या हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अब हम तो कुछ नहीं देखा हमने, तो ये तो हमें इसका टूल ही इतना कमजोर मिला हुआ है कि इससे देख ही नहीं सकते थे, इससे समझ ही नहीं सकते थे। तो अगर हमको टूल ये सोच के दिया जाता कि हमको एग्जिस्टेंस दिखानी है तो हमको और पावरफुल टूल नहीं दिया जाता? इतना कमजोर टूल क्यों दिया जाता हमको? कमजोर टूल से हमको रियलिटी दिखाई नहीं जा सकती है, ना हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी सेंसेस, हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं वो पहली बात तो रियलिटी का सही स्वरूप नहीं है, पहली बात, क्योंकि वो मन घड़ंत इंप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं जिनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, पहली बात। तो जो एक तो इंप्रेशन ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जो मनगढ़ंत है, दूसरा वो इनएडिक्वेट भी हैं, वो संपूर्ण रूप नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हमारे मन में ख्याल ये आएगा ना कि हमें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है रियलिटी की। सबसे पहली बात तो सेंसेस के बारे में अब हमारा विश्वास खत्म हो जाता है कि सेंसेस हमको कुछ दिखा पा रहे कि नहीं दिखा पा रहे। सेंसेस के दिखाने की क्षमता हमको बहुत कमजोर नजर आ रही है। इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन की जो भी कैपेसिटी है वही वो कर सकता है। even human brain has a very limited capacity.
और इवन ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस आल्सो हैव स्लाइटली डिफरेंट सेंसरी क्वालिटीज। सो जो एक्सपीरियंस हर ह्यूमन बीइंग को मिल रहा है वो भी एक जैसा नहीं है, वो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन रियलिटी के कितना पास है, नोबडी कैन से, बिकॉज रियलिटी दिखाई नहीं जा रही है आपको सेंसेस के माध्यम से। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि सेंसेस को यूज करके मैं जीवित रह पाता हूं। अब देखिए दुनिया कितनी बड़ी है हमारे आसपास, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, कितनी बड़ी दुनिया है। मैं एक आपको स्लाइड दिखा रहा हूं जिसमें वायरस और बैक्टीरिया का मैंने साइज आपको दिखाया हुआ है। जो वायरस होते हैं 20 नैनोमीटर से लेकर 250 से 400 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। कितना छोटी दुनिया है वायरस की। ऐसी बैक्टीरिया उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ माइक्रोमीटर्स तक जा सकते हैं लेंथ में। उस दूसरी तरफ आप देखिए ये जो यूनिवर्स है ये कितना बड़ा हमारे चारों तरफ हमें दिखाई पड़ता है। तो हमने हबल टेलीस्कोप से जाना था कि भाई 20 बिलियन लाइट ईयर से तो ज्यादा ही होना चाहिए। अब एक और टेलीस्कोप तैयार की गई है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करती है, और ये उम्मीद की जा रही है कि 26 बिलियन लाइट ईयर्स के बियॉन्ड के भी इंप्रेशंस ये कैप्चर कर लेगी। तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि 26 बिलियन लाइट ईयर्स तक तो अभी हम जो कह रहे हैं कि है ही है ये यूनिवर्स, तो इसके बियॉन्ड और कितना लंबा है। हालांकि कितना अथाह ये यूनिवर्स है कोई इसका अंदाज नहीं लगा सकता। ये भी हो सकता है 26 बिलियन लाइट ईयर भी एक छोटी सी गेंद के बराबर के हों। अल्टीमेटली जो साइज, रियल साइज जो होगा उसका यूनिवर्स का। और इलेक्ट्रॉन तो कहते हैं 10 की पावर -15 मीटर छोटा ही साइज होता है उसका। तो आप ये सोच सकते हैं कि 10 की पावर -15 से लेके 10 की पावर 26 तक का ये जो एक्सपेंस है, मैं 26 बिलियन लाइट ईयर्स नहीं कह रहा हूं, 10 की पावर 26 को रीड करिएगा। 10 की पावर -15 से 10 की पावर 26 यानी 10 की पावर 40 मीटर्स का जो इसमें एरिया कवर हो रहा है, वो हमें जो अभी तक समझ में आया है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक, तो माइंड बॉगलिंग है। मतलब हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम लोग कहाँ पे हैं। और इन सब में हम दो चीजें देखते हैं, मैटर देख रहे हैं और एनर्जी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं मैटर बंधा हुआ है एनर्जी से, न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है और वो बहुत रिलीज हो रही है पूरे ब्रह्मांड में डिफरेंट रीजंस। तो ये हुआ हमारा जो साइज हमारे आसपास है। अब देखिए कि हमने ये अंदाज लगाया कि सारे एनिमल्स के पास सेंसेस अलग अलग होती हैं। सेंसेस जो हैं वो हमको अपनी एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट फॉर्म में मेंटेन करने के लिए दी गई हैं, ये भी बात हमने समझी। सेंसेस हमको रियलिटी को समझाने के लिए नहीं दी गई हैं, इससे हम रियलिटी का कोई अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। अल्टीमेटली जितने भी इंप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे मनस पटल पे क्रिएट हो रहे हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के पटल पे क्रिएट होते हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस का पटल है ये सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए इट इज कॉमन। तो अल्टीमेटली जब इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है कि सेंसेस पे रिलाय मत करिए या सेंसेस के इंप्रेशन पे रिलाय मत करिए। अगर आपको रियलिटी देखनी है तो जब सेंसेस के इंप्रेशंस का निराकरण आप करेंगे तभी एक मिरर की तरह से रियलिटी के नजर आने की संभावना रहती है। और वो जो रियलिटी है वो आपको सेंसेस के माध्यम से नहीं अंडरस्टैंड हो पाएगी। वो उसके लिए आपको एक कुछ अलग टूल्स की जरूरत हो सकती है। और जो एग्जिस्टिंग सेंसेस हैं
वो हमारी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि जो सेंसेस हैं वो ब्रेन के स्क्रीन पर कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। ब्रेन इस प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में कोई पार्ट नहीं अदा करता है। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सेंसेस का, वो अल्टीमेटली जाके कॉन्शियसनेस के पटल पे हो रहा है, और उस इंप्रेशन का हमको करना है निराकरण। जब तक हम सेंसेस के इंप्रेशन का निराकरण नहीं करते हैं, तब तक हमको जो क्लियर रियलिटी है वो हमको समझ में नहीं आएगी। ये हमको ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो साइंस है हमारे आसपास की, वो सेंसेस पर बेस्ड है, और इसलिए रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो इनएडिक्वेट है और पर्याप्त नहीं है। और इसलिए साइंस के टूल्स के अनुसार हम रियलिटी को नहीं समझ सकते हैं। मानव ने अपने को और भी इंस्ट्रूमेंट्स बना के अपने देखने की शक्ति को स्ट्रांग बनाने की कोशिश किया है, जैसे हम टेलीस्कोप बना रहे हैं या और भी टूल्स बनाते हैं, जिससे हम दूसरे जानवरों से और बेहतर देख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन उसके बावजूद हम रियलिटी तक उससे नहीं पहुंच सकते हैं। वो टूल्स इतने एडवांस भी नहीं है। अब मैं आपको जब ये सिचुएशन आपने देख ली, सेंसेस से आपका कोई काम नहीं चलेगा, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा कंस्ट्रक्ट और रखता हूँ। कुछ देर के लिए आप सोचिए कि आप अपने पैरों को देखिए, तो क्या वो जो पैर हैं वो आप हैं? आप सोचिए और उनका निराकरण करिए। आप कहिए नहीं, ये पैर मैं नहीं हूँ। आप अपने हाथों को देखिए और आप ये सोचिए, क्या आप ये हाथ हैं? तो आप ये कहेंगे नहीं, हाथ ये मैं नहीं हूँ। ये पूरी बॉडी क्या आप हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये पूरी बॉडी मैं नहीं हूँ, ये ब्रेन मैं नहीं हूँ, ये हार्ट मैं नहीं हूँ, मैं तो इसके अलावा कुछ हूँ। तो जब आपको ये इंप्रेशन मिलेगा कि आप इसके अलावा कुछ हैं, इसका मतलब कि आप एक कॉन्शियसनेस हैं जिसके चारों तरफ ये बॉडी चढ़ी हुई है। ये बॉडी जो है, ये चढ़ावट है जो आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से हर ह्यूमन बीइंग के ऊपर बॉडी चढ़ी हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है जो ये बॉडी चढ़ी हुई है हमारे ऊपर, ये सेंसेस का एक पुलिंदा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, और इन सेंसेस से रियलिटी को पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि कंफ्यूजन और क्रिएट होता है। तो हमको इनका निराकरण करना है कि जैसे ना इति ना इति ना इति करते हुए कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। क्योंकि बॉडी के साथ जैसे ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर देंगे, तो हम कंफ्यूजन की दुनिया में चले आते हैं। हम रियलिटी से और दूर चले आते हैं। हमको समझ नहीं आता कि ये क्या है। हम अपने आप को अपने बॉडी से लिंक करके देखने लगते हैं, जबकि ये बॉडी इज नथिंग। कहते थे 5 भूत से बनी हुई है बॉडी। तो इस बॉडी, ये तो बॉडी जड़ है, इसके अंदर ये अपनी कोई लाइफ नहीं है। लाइफ में कौन है? वो आप खुद हैं। आप खुद कॉन्शियसनेस हैं, जिनके ऊपर ये बॉडी चढ़ी हुई है कुछ देर के लिए। तो तभी हम कहते हैं कि मुझे इस बॉडी के सिस्टम से बाहर निकलना है। जैसे हमारे बुक्स में बताया गया, गीता वगैरह में, कि आपको ये जब आप पैदा होते हैं तो बॉडी चढ़ जाती है आपके ऊपर। तो ये जो पैदा होना और मरना, जब ये बॉडी खत्म हो जाती है, इस चक्र से बाहर निकलना। आपको ये चढ़ानी नहीं है अपने ऊपर बॉडी। जब तक आपके ऊपर ये बॉडी चढ़ेगी, उतना आप और कंफ्यूज होंगे। आपकी जो रियलिटी है, आपको उसके साथ रहना है। और कॉन्शियसनेस की रियलिटी है अल्टीमेट हैप्पीनेस। कॉन्शियसनेस की रियलिटी है कि वो कभी भी बदलती नहीं है, वो प्योर होती है। जैसे कहते हैं सच्चिदानंद उसका रूप है। और उसको बॉडी से बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करना है आप। बच्चा जब पैदा होता है, माँ के पेट में होता है, तभी एक लाइफ फोर्स उसके अंदर चला जाता है। कुछ ये कहते हैं ग्रंथ की वो लाइफ फोर्स जो है मेटिंग के टाइम पे ही चला जाता है, जब स्पर्म ओवा में मिलता है। और बाद में जाके 7वें 8वें महीने में जब बॉडी तैयार हो जाती है, तब उस बॉडी को एहसास होता है अपने
जीवित होने का। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें ये बॉडी हमारे ऊपर चढ़ जा रही है, हमको उस बॉडी से अपने आप को डीलिंग करके सोचना है। तो हम ये पाएंगे कि कॉन्शियसनेस तो सिंगुलर है, जिस तरह की कॉन्शियसनेस किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग में है वही कॉन्शियसनेस हमारे अंदर भी है। कॉन्शियसनेस सेम है बिल्कुल, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो केवल बॉडी का होता, बॉडी का फर्क, कोई फर्क नहीं, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली वो मिट्टी की बनी है। उसका कोई भी रूप हो, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसा हो, सीधा हो, लंबा हो, आड़ा तिरछा हो, कोई भी कैसा भी रूप हो, बॉडी इज बॉडी एंड इट इज जस्ट जड़, इट इज जस्ट मिट्टी, इट इज जस्ट मटीरियल, इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो अल्टीमेटली हम लोगों को अपने आप को बॉडी से अलग सोचना है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रियलिटी, वी हैव टू try and directly experience the reality and direct experience of the reality without any senses से थोड़ा सा दूर करके अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए। तो शंकराचार्य ने सही कहा था कि जगत एक मिथ्या है। जगत मिथ्या है मीन्स ये सारी सेंसेस जो हैं ये सब झूठ का ढकोसला है। ये आपको कोई सही बात या कोई बढ़िया बात आपको नहीं बताती है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं जो आपके सामने सॉल्यूशन रख रहा हूँ, ऑफ कोर्स इस आर्गुमेंट को मैं और लंबा ले जा सकता हूँ, लेकिन आज के टाइम पीरियड में, आज का जो हमारा सत्र है उसमें थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्टेड है, हम बहुत लंबा आगे नहीं ले जाएंगे। वी आई थिंक ऑलरेडी एक्सीडेड द टाइम टू सम एक्सटेंट। तो बस मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप भगवत गीता का जो चैप्टर 2 है और योग सूत्र का जो चैप्टर 1 है, जिसमें शुरू के 50 श्लोक हैं, आप उनको कभी भी स्टडी करिए और उसमें आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए होंगे और उससे कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है हमको कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जिस स्थिति में भी हैं उनको इस तरह से बनाया गया है कि through a human being can understand consciousness, can become one with consciousness if he tries to do that. तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और उसके लिए जो तरीका है वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो अल्टीमेटली जब आपका कोई तरीका नहीं होता तो आप वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे किसी ने उस चीज़ को बता रखा है। ठीक जैसे कोई आदमी मिठाई खा रहा है तो आप अगर मिठाई का टेस्ट जानना चाहते हैं और आपके पास अगर टेस्ट बड ना हो, मान लीजिए सेंस ना हो मिठाई खाने का, तो आप उसके पास जाएंगे ना, बताइए कैसे मैं मिठाई इंजॉय कर सकता हूँ, तो मिठाई का टेस्ट क्या है। तो वो जो खा रहा है जिसके पास टेस्ट बड है वो कहेगा हाँ देखिए ये तो एक्सपीरियंस की चीज़ है, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया उसने एक्सपीरियंस कर लिया। अब यही एक्सपीरियंस करने के तरीके आपको भगवत गीता के चैप्टर 2 में या योग सूत्र के जो चैप्टर 1 है और भी जो दूसरे हमारे ग्रंथ हैं उसमें मिलते हैं, और वहाँ पर जो बेसिक टेक्निक्स हैं आपको जो बताई गई हैं उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़ा सा नज़दीक पहुँच सकते हैं। एंड एटलीस्ट यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी थिंकिंग कि जो सेंसेस हैं इनके चक्कर में जब आप नहीं पड़ेंगे, इनका निराकरण जब आप कर लेंगे तो इनके निराकरण से ही आप अपने आप में एक हैप्पी पर्सन हो जाएंगे। आपको अपने आप को स्टिल करना है, अपने आप को साइलेंट करना है। हैप्पीनेस जो है वो स्टिलनेस में है, हैप्पीनेस जो है वो साइलेंस में है। हैप्पीनेस चीजों को दे देने में है, एक्वायर करने में नहीं है। हैप्पीनेस त्याग में है। इन बातों को हमको ध्यान रखना है कि हैप्पीनेस इज ऑलवेज इन स्टिलनेस। तो अगर आप इसका निराकरण कर पाएंगे सेंसेस के कमजोरी को समझ के, ये एक तो कमजोर हैं, दूसरा आपको गलत रास्ता दिखाती हैं,
और जो भी इसके इम्प्रेशंस हैं, इससे दुख वगैरह पैदा होते हैं और गुस्से वाली फीलिंग्स आती हैं, और भी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो सेंसेस के माध्यम से ही पैदा होती हैं, क्योंकि सेंसेस आपको रियलिटी का सही रूप नहीं दिखाते हैं, गलत रूप दिखाते हैं, मनगढ़ंत रूप दिखाते हैं और काम चलाऊ रूप दिखाते हैं, और हम इसमें फंस जाते हैं। तो हमको अपने आप को सेंसेस से और बॉडी से डिस्टिंग्विश करना है, अलग करना है कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं ये नहीं हूं सेंस, ना मैं ये बॉडी हूं। तो दैट इज माय मैसेज टू यू कि और ये आप मान के चलिए कि जितने भी और लोग इस दुनिया में जिनको ह्यूमन बींग्स को आप देखते हैं, दे आर बिल्कुल एग्जैक्टली यू, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए आपके मन में आपको प्यार मोहब्बत पैदा करना है सबके लिए, उतना ही प्यार और मोहब्बत जैसा आपको खुद अपने लिए या ईश्वर के लिए आप मानते हैं, उसी तरह का प्यार और मोहब्बत जो है आपको दूसरों के लिए भी अपने मन में रखना है, ये सोचते हुए कि उनमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी कॉन्शियसनेस है, आप भी कॉन्शियसनेस है, आप भी प्योर हैं, वो भी प्योर हैं, आप भी सच्चिदानंद हैं, वो भी सच्चिदानंद है। और अल्टीमेटली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। So having said that, I come to the conclusion of today's session, keeping it slightly shorter and so that we do not exceed the time limit is available. And my best wishes to all of you at this juncture कि आप लोग खुश रहें, और अगर इस लेक्चर से भी आपको कुछ अच्छी चीज़ मिली हो उसको भी अपने साथ रखें, और प्यार से विभोर रहें। लव इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज द लव, जैसे कहते हैं लव ऑफ गॉड या योगा विद गॉड, तो यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द कॉन्शियसनेस। वो जो कॉन्शियसनेस वाली फीलिंग है उसके साथ लगातार अपने आप को जोड़ के रखिए, और उसमें जो गोंद का काम करेगा वो प्यार, लव। तो टेक केयर, and if there are any questions, then we can take them up. If any discussion is there, we can do that. किसी व्यक्ति को अपने कुछ एक्सप्रेस करना है, you can do that. धन्यवाद सर। मैं अब पार्टिसिपेंट से अनुरोध करती हूँ कि अगर सर के लेक्चर के विषय में अपने विचार शेयर कर सकते हैं, या सर का लेक्चर कैसा लगा, क्या उनको समझ में आया, या तो प्लीज आप लोग बताएं। जी नमस्कार सर। जी सर, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था। आपने एक्चुअली जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म जो हम लोग अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं, इसको ही एक तरीके से डिस्कस किया पूरे लेक्चर्स में, और जो कि प्योरली साइंस ही है, बहुत ही रैशनल है। इसके साथ इस चर्चे पे तो पूरे दिन बना रहा जा सकता है, बट ये 1-1.5 घंटे का ही था। तो मैडम से रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसा डिस्कशंस और लेक्चर्स हम लोग को मिलता रहे। थैंक यू सर। बिल्कुल, आपका फीडबैक हम नोट कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के लेक्चर के लिए हम सर को इनवाइट करते रहेंगे। तो थैंक यू मैम। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हेलो। हाँ जी मैम, मैं राजू मुखर्जी बोल रहा हूँ। जी। मैं कानपुर में REAC यूनिट कानपुर में पोस्टेड हूँ। मैंने तो सर का अरविंद सर का लेक्चर एज ए DTID में फिजिकल रूप से मैंने अटेंड कर रखा है, और सर के बारे में क्या, तो सर की नॉलेज इतनी अद्वितीय है, उन्होंने टेक्निकल चीजें इतनी अच्छी तरह से समझाई हैं जो कि डिपार्टमेंट में बहुत काम आती हैं। और आज इन्होंने जो विषय को पढ़ाया है और उसको मतलब वैल्यूज और एथिक्स पे इन्होंने जो साइंटिफिक अप्रोच जिस तरह से समझाया है, ये तो वास्तव में बहुत ही मतलब इसके बारे में क्या कहें, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है।
और मैं सर से अनुरोध करूंगा, और आप लोग टीम DTI को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कभी भी क्लास हो तो मैं अपनी तो ट्रेनिंग जरूर मैं सर के उसमें, अगर सर की क्लास हो तो जरूर मैं सेशन में अपनी क्लास मतलब लगवाऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, और टीम DTI को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके, सर हम लोग मैं इसको ऑन, मेरा वो बटन नहीं आ रहा था। अच्छा वो ओके, हाँ। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और बहुत ही मजा आया सुन के आपकी बात को। और ये ऐसा टॉपिक है, देखिए इस पे चर्चा बहुत आवश्यक है, और जितनी ज्यादा चर्चा इस विषय पे होगी ना, हम लोग ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा खुश रह सकते हैं, और हम लोग ज्यादा क्लैरिफाइड रह सकते हैं अपने दिमाग में। और जो कई हजारों वर्षों से जो डेवलपमेंट हुआ है थॉट का, उसको हम अपने आत्मसात कर सकते हैं। यस सर, यकीन मानिए सर, ये टाइम तो पता ही नहीं चला, ये टाइम थॉट कब 1 बज गया सर। जी, मुझे भी थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ा इसको, क्योंकि मैं लंबे अगर रास्ते पे चला जाता तो 1-1.5 घंटा इसमें और हम लोग ले सकते थे आसानी से, लेकिन मुझे लगा कि एक टाइम की बाध्यता का ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी अपने मन में इस बात को लाइए। इस तरह के प्रश्नों को डिस्कस करना, इनको इस पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, ये मैं सोचता हूँ। कोई और? सर धन्यवाद आपका। सर आपके इस लेक्चर ने सचमुच में एक नया नजरिया हमें दिया है, और इस लेक्चर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्रतिभागियों की तरफ से और मेरी तरफ से और संस्थान की तरफ से। तो और सर इतना ये अच्छा अगर फीडबैक इसका आ रहा है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे आपके 2 सेशन रखें हम। थैंक यू सो मच पूनम जी। धन्यवाद। अब हम लोग लंच के बाद मिलेंगे। 3 बजे से हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा साथियों। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार हमें रिमाइंडर डालने पड़ते हैं बहुत ज्यादा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। कि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे फैकल्टी आ जाती हैं, लॉग इन हो जाती हैं, और जो आप लोग हैं उसमें से जो फिगर आ रही है 10-15, तो हम लोग को वेट करना पड़ता है। तो टाइम का आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। अब आप लोग लीव कर सकते हैं और 3 बजे फिर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू। थैंक्स मैम। Okay, thank you. ओके।